You might be a dog lover, you might be a cow lover, you might be a cat lover, or you might be a pet lover as well. आपके आसपास बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनको आप प्यार जताते हैं या फिर कुछ लोगों को आप पाल करके रखे हुए हैं और उनको अपने घर के परिवार के एक सदस्य के जैसे प्यार करते हैं। या आपके घर के आसपास ही ऐसे जंतु होंगे जिनमें ये प्रथा होगी कि आप घर का पहला रोटी जो है गाय को देते हैं, आखिरी रोटी कुत्तों को देते हैं। आप अपनी संवेदनाएं जानवरों के लिए प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर, भालू, इस तरह के जानवर भी लोगों के पालतू होते हैं या फिर लोगों से वो प्रेम करते हैं। इसी प्रकार उनके बीच में एक संबंध रहता है। जिनके घर में पेट है उनको पता होगा कि किस तरह से अपने जानवरों से वो संबंध बनाया जाता है। जब इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा जंतु है जो सबसे ताकतवर होता है, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। शायद पहले समय पे ऐसे ही कोशिश डायनासोर किए होंगे, सबको मारते गए मारते गए मारते गए, एक टाइम आया खुद खत्म हो गए। इंसान के पास थोड़ा दिमाग है और इंसान ये कोशिश करता है संतुलन बनाने का जानवर और मनुष्य के बीच में। तभी इंसान शायद अभी ज्यादा समय तक जी पा रहा है या आगे भी जिएगा। ठीक, तो इंसान का ये जो प्रयास है जंतु और मानव के बीच में संतुलन बनाने का, इसी के विपरीत बहुत सारी चीजें हैं जो जानबूझ के या जाने अनजाने में मानव जंतुओं को परेशान कर रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ने के कारण हम जा रहे हैं जंगलों की ओर बसने के लिए, मतलब जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटाट है उसको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे मेन कारण है जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है मानव जंतु द्वंद्व या फिर इसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, हैबिटाट कैप्चर करना। या तो हम उनके हैबिटाट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके हैबिटाट के आसपास कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं जिसके कारण वो हमारे हैबिटाट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मानव का अंधाधुंध जंगलों का दोहन उनके आवास को खत्म कर रहा है। और ऐसे कई कारण हैं जिसको हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर्स ज्ञान में। और आज के करंट अफेयर में हम इसी मानव पशु द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज मिले हैं जो किस प्रकार से जानवरों के साथ जाने अनजाने में होने वाले अत्याचार को दर्शाता है। ठीक, अगर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेपर नंबर 4 थर्ड पार्ट यानी अप्लाइड साइंस का एक पोर्शन जैव विविधता, इसके बाद छत्तीसगढ़ का आपका जियोग्राफी में सेक्शन जो होगा वन संसाधन या फिर वहां पे अलग अलग प्रकार के छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में, ये टॉपिक आपको आज के इस वीडियो के बाद पढ़ना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। इसमें एक पक्षी को दिखाया गया है जो फ्लेमिंगो है। इसकी 6 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। अब ये संकटग्रस्त कौन सा होता है, लुप्त प्राय कौन से होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे जब IUCN के रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो इंडियन फ्लेमिंगो है वो सबसे दुर्लभ है और सबसे ज्यादा वही खतरे में है। बाकी इसकी 4 प्रजातियां भी खतरे में है, संकटग्रस्त है। ये सर्वाहारी होता है। इसका ऐसे पतला सा नेक होता है। इसका वजन 2 से 4 किलोग्राम होता है। अब ये ऐसे कोई ह्यूमन जंतु द्वंद्व के अंतर्गत शायद आया होगा, लेकिन इनके विलुप्त होने का कारण है इनके आवास का नुकसान होना। वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में आपको पहले के समय पे गुड़ेरिया चिड़ै या फिर जैसे गौरैया चिड़िया कहते थे, वो देखने को मिलती थी, अब समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका बहुत अधिक मात्रा में शिकार किया गया। ये जो हमारे कनेक्शन या कनेक्टिविटी के जो रेडिएशंस है इसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण वो नए वाले एटमॉस्फेयर पे सरवाइव नहीं कर पाई, इसीलिए उनकी संख्या कम हो गई। अब बर्ड के नाम पे आपको या तो कौवा देखने को मिलेंगे या कबूतर देखने को मिलते हैं। शायद वो ज्यादा सर्वाइवल उनमें कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो अभी तक जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से, ये कहा है हाई कोर्ट के ने अपनी एक टिप्पणी में, जिसमें एक PIL दायर किया गया था। और ये PIL में ये डिस्कशन होना था कि कैसे सूरजपुर में एक लाइन के लिए वायर बिछाया गया था इलेक्ट्रिसिटी लाइन के लिए, जिसमें हाथी उसकी चपेट में आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब यही है जंतु और मानव द्वंद्व के बीच में है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इस हाथी को मारा गया। उस क्षेत्र में विद्युत पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस यानी जो कनेक्शन लाइंस होती है वो
बिछाई गई थी, जिसमें एक पहला हाथी आया और उसके कारण खंभा झुक गया और दूसरे हाथी जब उसके चपेट में आया तो उसकी मृत्यु हो गई। हमारा जो विकास है वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हैं। जैसे जो प्रयास किए गए हैं उनकी बात अगर करेंगे तो जिस जगहों पर इनका मूवमेंट होता है या इनका परिवहन होता है, आसपास आवागमन होता है, उन क्षेत्रों पर बीच में रोड ना बना करके फ्लाईओवर या ऊपर से रोड बना दिया जा सके, ताकि इनका मूवमेंट नीचे के रास्तों से आसानी से हो सके। इस तरह के बहुत सारे सरकारी प्रयास हैं जिसको हम कुछ स्लाइड से आगे में डिस्कस करेंगे। पर ये एक गंभीर विषय है। अगर जानवर नहीं रहेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर ह्यूमन लाइफ का भी होना आप श्योर नहीं कह सकते कि कब तक ये रहेंगे। ठीक है, तो एक इनके बीच में सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको एक काम करना है, मानव और जंतु द्वंद के बीच में एक आंसर ही तैयार कर लीजिए, हो सके तो एक निबंध ही तैयार करके रख लीजिए। आगे देखते हैं, उदंती टाइगर रिजर्व। उदंती और सीता नदी सम्मिलित रूप से एक टाइगर रिजर्व है, जिसके बारे में आपको पता है। जैसे ही ये करंट अफेयर आपको पता चलता है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व किस एक्ट के तहत बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति कितनी है, छत्तीसगढ़ में टाइगर की संख्या कितनी है, इसको आपको क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जो तेंदुआ था, इसको शिकारी लोग क्या कर रहे थे, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये तेंदुआ खुद जाल से भाग करके निकला। एक यह भी कारण है जहां पर इन जंगली जानवरों के अलग अलग शरीरांगों को बेचा जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। जैसे हाथी के दांत हो गए, इस तरह के तेंदुआ की खाल हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके शरीरांगों से औषधियों इत्यादि निर्माण के लिए विदेशों में इसको स्मगल किया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप अपने आंसर में इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक आंसर रेडी करना है जिसमें अलग अलग पैटर्न में होना चाहिए। सबसे पहले आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव जंतु द्वंद को समझाएंगे, फिर उसके बाद रीजंस लिखेंगे, रीजंस में थ्रू ह्यूमंस लिखेंगे, और जंतुओं के द्वारा भी इस क्षेत्रों में, या फिर प्राकृतिक कारण भी आप लिख सकते हैं कि उनके प्राकृतिक आवास में अगर बाढ़ आ जाता है तो वो मानव आवास की ओर आने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारे कारण, या फिर आप खनन को कर सकते हैं, विकास के गलत परिणाम को भी आप वहां पे कारणों में दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद उसके प्रभाव को बताएंगे कि जैव विविधता में कमी आ रही है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे फसलों को भी नुकसान हो रहा है और ह्यूमन लाइफ भी खतरे में है। इस तरह से एक आंसर रेडी किया जा सकता है प्रभाव को देखते हुए। और उसके बाद सरकारी प्रयास, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एक्ट भी है, जैसे जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002 या फिर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। इन सारे कंटेंट्स को आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। इन सरकारी प्रयासों में सबसे पहले है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में एक स्थित है, अमरकंटक अचानकमल बायोस्फीयर रिजर्व 2012 से है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद हाथी रिजर्व है, जो सरगुजा के क्षेत्र में है, सरगुजा जसपुर। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा में स्थित है। हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र रामकोला सूरजपुर में स्थित है। इसके बाद गजराज परियोजना 2014 से चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अलावा अगर गिद्ध संरक्षण परियोजना भी चलाए जाते हैं और भालू संरक्षण परियोजना भी चलाए जा रहे हैं। मगरमच्छ रिजर्व केंद्र की अगर बात करेंगे तो कोटमी सोनार में 2007 से एक पार्क स्थित है, क्रोकोडाइल पार्क। भैंसादाघा जाडलर नदी और विंता मिचनार में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर आपको पता ही होगा। खैर, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। अब इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये आपके पढ़ने के लिए एक टॉपिक आज मिल गया है आपको। ठीक है, अब इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक डिटेल्स है जिसको आपको जानना जरूरी होता है अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं। जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना था, गुरगासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है और सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ पर स्थित है और कुटरू गेम सेंचुरी में क्या होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। वैसे कुटरू गेम सेंचुरी लोगों के खेलने के लिए नहीं है, वन भैंसा का एक गेम सेंचुरी है। समझ में आ गई बात? तो इनके बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सेक्शन में अगर जियोग्राफी में देखेंगे तब भी यह पोर्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेम ऐसा ही इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में 11 स्थित हैं, जिनके क्षेत्रफल के हिसाब से यह सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसमें तमोर, पिंगला, सेमरसोट, बादलखोल, गुमरदा, बारनवापारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव, भैरमगढ़
पामेड़ है, इनके क्षेत्रफल के हिसाब से इनके क्रम को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मैप में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है उसके हिसाब से इनको याद रखिएगा। एक ट्रिक अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे जो तीन है ना, अचानक मार हो गया, गोमर्दा हो गया और बादल खोल, ये तीनों 1975 में बनाए गए हैं। ठीक, तो ऐसे 1975 का एक समोसा दिखेगा, नीचे 1983 का एक समोसा दिखेगा और ऊपर के क्षेत्र में आपको जो समझ में आएगा कि दो अभ्यारण्य स्थित हैं जो 1978 के हैं। ऐसे मैप में इसको सीक्वेंस के हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत आसान है, जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से कोशिश करना, इजी पड़ेगा। बाकी क्षेत्रफल के हिसाब से इनका ये वाला सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IUCN का रेड डाटा बुक, इस बार के मेंस के एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें UNFCCC के बारे में पूछा गया था कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे ही IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट में लिख करके बताना रहेगा। इसके बाद रेड डेटा बुक क्या है, तो ये IUCN के द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों के सभी लुप्त या फिर लुप्त प्राय या फिर संकटग्रस्त, अलग अलग इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है सभी पौधों और जानवरों को जिनके बीच में जिनके ऊपर संकट की स्थिति है या फिर वो सेफ है या फिर वो लुप्त होने वाले हैं। इससे उनके संरक्षण के लिए कैसे प्रयास किए जा सकते हैं इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये खतरे की डिग्री के बारे में जानकारी बताते हैं। उन जानवरों पे खतरों में बड़ी प्रजातियों को की सूची रेड डेटा बुक में पाई जाती है। बुक का प्रकाशन और रखरखाव अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। IUCN को वैश्विक संरक्षण की दुनिया में एक व्यापक सूची केंद्र माना जाता है। 1979 यानी 1979 में इस बुक का प्रकाशन किया गया था। इसमें बार बार अपडेट किया जाता है। इसमें जितने भी स्पीसीज हैं उनको इन सेक्शंस में बांटा जाता है। अब इसमें विलुप्त जो हो चुके हैं वो डोडो और मैमथ हैं। यहाँ पे EX, EW, CE, EN, VU, NT, LC, DD, NE इन सभी का इंग्लिश में मतलब है। आपको इसको अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख करके समझना चाहिए। आगे जंगल में विलुप्त जो हो रहे हैं, मतलब एक तो जो विलुप्त हो चुके हैं, दूसरा जो जंगल में अब नहीं मिलते यानी खत्म होने के कगार पे हैं, उनको दिया बताया गया है। तो हवाईयन कौवा और व्योमिंग टार्ड है। इसके बाद संकटग्रस्त, अगर गंभीर रूप से संकटग्रस्त आप देखेंगे तो पिग्मी हॉब है और मलाबार सिवेट है। कमजोर या फिर लुप्त प्राय जो होने वाले हैं वो पश्चिमी घाटों का विशाल पांडा और ब्लू व्हेल। इसके बाद वल्नरेबल यानी कमजोर जो है वो है निकोबार फ्लाइंग फॉक्स और नीलगिरी लंगूर। बुश हाथी और एंजल फिश जो है वो निकट संकटग्रस्त स्थिति में है। ये वो है जिनके बारे में जानकारी हमें कम है। ठीक, तो इन सबको रेड डेटा बुक पे लिस्ट किया गया है। इन्हीं सब के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस जानवर का किस तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित न्यूज है जिसको कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसके बाद आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ओलंपिक के बारे में जिसमें वेट विनेश फोगाट की अगर बात करेंगे तो फाइनल से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनका वेट 100 किलोग्राम 50 किलोग्राम में से 100 ग्राम ज्यादा था। इस बारे में एक डिस्कशन हम लेकर के आएंगे ताकि ओलंपिक वाले सेक्शन में यानी पेपर 7 के पार्ट 2 स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर अगले साल कुश्ती से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको बना पाओ। जैसे इस बार शतरंज से संबंधित शब्द पूछे गए थे पेपर 7 के पार्ट 2 में, वो इसलिए पूछे गए थे क्योंकि पिछले साल छत्तीसगढ़ में माफ करिएगा भारत में क्या हुआ था, चेस का वर्ल्ड कप हुआ था। ऐसा ही कुछ है, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस ऐसा एक इवेंट हुआ था भारत के तमिलनाडु में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कुश्ती जो अगले बार के पेपर में शायद आ सकता है जिसका डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तब तक ये कल्चरल डिपार्टमेंट का एक वीडियो देखते हैं और छत्तीसगढ़ को जानिए। छत्तीसगढ़ को जानने के लिए किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ को सीख जाएंगे। जो चीजें कुछ लुप्त हो चुकी हैं उन सारी चीजों को कोशिश की जा रही है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर के आए या फिर आपको उनके लिए बुक का मदद लेना पड़ेगा। पर जो रेगुलर अभी चल ही रहे हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसको पढ़ने के बजाय सीखना चालू करिए। ठीक है, इसी बातों के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, ये प्रॉमिस रहेगा। और ये कल्चरल डिपार्टमेंट का वीडियो आप तब तक देखिएगा। शुक्रिया।